तो हेलो मेरे प्यारे प्यारे शेर और शेरनियों, आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आप लोगों की स्टडी अच्छे से चल रही होगी। तो आज की जो ये क्लास है, क्लास 12 वालों के लिए, ठीक है। क्लास 12 और बायोलॉजी से तात्पर्य है, किससे? बायोलॉजी से, ठीक है। जो लघुत्तरीय, ठीक है, लघुत्तरीय प्रश्न सेकंड होता है और जो 3-3 नंबर के होते हैं, कितने नंबर के? 3-3 नंबर के होते हैं। उन सबको इस पूरे वीडियो में हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 4 बन के आता है, याद रखिएगा हमेशा मेरे रसगुल्लों। ये जितने भी क्वेश्चन है सब प्री बोर्ड और यूपी बोर्ड को देखते हुए बनाए गए हैं। जो है एनसीईआरटी से लिया गया है, एनसीईआरटी, ठीक है, मास्टरमाइंड, विद्या क्वेश्चन, इन सबको मिलाने के बाद जो है ये सारे के सारे पेपर बनाए गए हैं, ठीक है। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन को शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है, यहाँ पर देखिए का वाला क्वेश्चन है, ये चौथे का का हो जाएगा। चौथे के का में जो है 3-3 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टोटल इसमें 12 नंबर आपको मिलेंगे। कितने नंबर मिलेंगे इसमें? टोटल 12 नंबर मिलेंगे, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं इन 12 नंबरों को। सबसे पहले चीज़ तो ध्यान रखिएगा कि लीडिंग कोशिकाएं किसे कहते हैं, या फिर लीडिंग कोशिका के बारे में लिखिए, या फिर लीडिंग कोशिकाएं कहाँ पर पाई जाती हैं, या उसके कार्य भी पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो ये आपके 3 नंबर फिक्स करने वाले हैं। कितने नंबर? 3 नंबर, ठीक है। तो चलिए देखते हैं लीडिंग कोशिकाएं क्या होती हैं। तो लीडिंग कोशिकाएं वृषण टेस्टिस में, यानी कि वृषण में, लीडिंग कोशिकाएं कहाँ पर? वृषण में अर्धवृत्ताकार नलिकाओं के बीच स्थित, ठीक है, अंतराली ऊतक में होती हैं। कहाँ पर होती हैं? अंतराली ऊतक में पाई जाती हैं। तो इसके कार्य की अगर हम बात कर लें तो कार्य में पहला कार्य क्या होगा लीडिंग कोशिका का? ये क्या काम करता है? एंड्रोजन हार्मोन जिसको बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन का स्राव करता है, ठीक है, पहला कार्य। दूसरा कार्य हो जाएगा कि पुरुषों में द्वितीयक लैंगिक लक्षणों, यानी कि दाढ़ी, मूछ, भारी आवाज़ आदि का विकास भी कराता है। तीसरा जो कार्य हो जाएगा इसका, शुक्राणु जनन, यानी कि स्पेरोमेटोजेनेसिस में सहायता करता है। चौथा जो कार्य हो जाएगा वो पुरुष जनन अंगों के विकास एवं कार्य को नियंत्रित करता है। ये हो गया आपका 3 नंबर का। कितने नंबर का? 3 नंबर का क्वेश्चन आपका बन गया। चलिए आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, ठीक है। चौथे ये आपका का हो गया है। अब हम लोग क्या करेंगे, खा देख लेते हैं। कौन सा देखेंगे? खा, चौथे का खा। तो चौथे के खा की अगर हम बात करें, किसकी बात करें? चौथे के खा की अगर हम बात करें, किसकी बात करें? चौथे के खा की। तो चौथे के खा में पूछेगा ठीक है, अनुन्मील्य पुष्प क्या होते हैं? अनुन्मील्य पुष्प भी होते हैं और इनकी विशेषताएं पूछेगा। 2 विशेषता बताइए। तो विशेषता मैंने हेडिंग भी डाला है, और अनुन्मील्य पुष्प किसे कहते हैं ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ। वे पुष्प जो कभी नहीं खुलते और बंद अवस्था में ही परागण की प्रक्रिया जो है कराते हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे? अनुन्मील्य पुष्प कहते हैं। इसकी 2 विशेषताएं हैं। सबसे पहली विशेषता क्या होगी? इसमें जो है स्वपरागण, यानी कि सेल्फ पॉलिनेशन निश्चित रूप से होता है। दूसरा क्या होगा? ठीक है, परागणकर्ताओं पर निर्भर नहीं रहते हैं। परागणकर्ता मतलब जैसे कोई एक माध्यम जो है ये निर्भर उस माध्यमों पर निर्भर नहीं रहते हैं, ठीक है। इसलिए बीज निर्माण सुनिश्चित रहता है, मतलब इनमें बीज का निर्माण निश्चय ही होगा। जैसे एग्जाम्पल में मटर हो गया, मूंगफली हो गया, ठीक है, बयोला हो गया। ये हो गया आपके 3 नंबर का। कितने नंबर का? 3 नंबर का, ठीक है। आप हेडिंग बाय हेडिंग करके लिखेंगे तो ज़्यादा बेटर पड़ेगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगर आप चार्ट टाइप बना पाते हैं तब भी अच्छा रहेगा। चार्ट टाइप मतलब जैसे 2 विशेषता लिखेंगे आप, यहाँ पे 2 विशेषता को ऐसे चार्ट में बना लीजिए। एक विशेषता यहाँ लिख दीजिए, एक विशेषता यहाँ लिख दीजिए, तो ये अच्छा एकदम प्रभाव डालेगा, ठीक है, कॉपियों पर लिखने में। चलिए आइए अगला क्वेश्चन देख लें। अगला क्वेश्चन जो क्या कह रहा है इसमें, गा वाला कह रहा है इसमें मधुमक्खियों में, ठीक है, लैंगिक निर्धारण की प्रक्रिया को समझाइए। मतलब जो मधुमक्खियां होती हैं उनमें सेक्स डिटर्मिनेशन को हमें बताना है, हनी बी वाले में, ठीक है।
तो देखिए मधुमक्खी में 3 प्रकार की मक्खियाँ होती है। पहला राजा होता है, दूसरा रानी होती है, तीसरा क्या होता है, आबाध्य मधुमक्खी होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ठीक है, 10-4। ठीक है। अब इसमें अगर हम बात करें, जैसे मान लीजिए मधुमक्खियों में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया को, ठीक है, हैप्लो डिप्लॉयड प्रणाली, हैप्लोडिप्लॉयड प्रणाली कहा जाता है। ठीक है। इसमें लिंग का निर्धारण, ठीक है, निषेचन के आधार पर होता है, ना कि XY, ठीक है, गुणसूत्र से। निषेचन अगर होगा तब भी ये लिंग का निर्धारण करेंगे, और इसमें गुणसूत्र जो होगा X और Y जो है इसमें भूमिका नहीं निभाते हैं। अब अगर हम बात कर लें यहाँ पर लिंग निर्धारण की प्रक्रिया, लिंग निर्धारण की प्रक्रिया कैसे होती है इसकी बात करते हैं। तो मैंने आपको बताया कि रानी मक्खी होती है, जिसको बोलते हैं क्वीन, ये अंडे देती है। रानी मक्खी क्या करती है, ये अंडे को देती है। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर देखिए, ठीक है, यहाँ पर यदि अंडा निषेचित होता है, मतलब अगर वो अंडा निषेचित होगा तो उससे मादा या फिर जिसकी बात करते हैं रानी या श्रमिक, ठीक है, बनेंगे। श्रमिक जो होता है, ध्यान रखिएगा, ये कैसे होते हैं, जिसे हम बोलते हैं छक्का, ठीक है, वो हो जाते हैं। अब उसके बाद इनमें जो गुणसूत्र संख्या होगा वो डिप्लॉयड होगा, यानी कि अगर हम बात कर लें 2n होगा। 2n को क्या बोलते हैं, डिप्लॉयड, इसको बोलते हैं द्विगुणित। क्या बोलते हैं, द्विगुणित बोलते हैं। ठीक है, द्विगुणित होगा, यानी कि कितने होंगे, टोटल 32 गुणसूत्र होंगे। किसमें, अगर मादा होगा तो उसमें 32 गुणसूत्र टोटल होगा, अगर नर होगा तो उसमें 16 गुणसूत्र होगा, यानी कि क्या होते हैं, वो हैप्लॉइड होते हैं एक प्रकार से अगर हम बात करें। जैसे आप देख पा रहे हैं, यदि अंडा अनिषेचित होता है, मतलब अंडा में यदि निषेचन की प्रक्रिया नहीं होती है, तब उससे क्या होगा, नर यानी कि ड्रोन, जिसको हम क्या बोलते हैं, राजा भी बोलते हैं, राजा मधुमक्खी बोलते हैं, बनता है। इसमें गुणसूत्रों की संख्या क्या होगा, ठीक है, 16 होगा, जो कि कैसे होंगे, हैप्लॉइड होंगे। ठीक है। तो यहाँ मैंने एक फिगर भी लगा दिया है, ये फिगर भी आप लोग याद रखिएगा। जैसे मधुमक्खी है, मधुमक्खी में किस प्रकार से ये प्रक्रियाएं होंगी, ये मैं यहाँ पर आपको दिखाया हूँ। जैसे मधुमक्खी में मादा होगा, जिसको क्या बोलेंगे, रानी बोलेंगे, क्या बोलेंगे, रानी। नर को बोलेंगे राजा। ठीक है। तो रानी और रानी में जो होता है, यानी कि मादा में जो होगा 32 गुणसूत्र होगा, और इसमें जब क्या होगा, अर्धसूत्री विभाजन होगा, 16-16 में बढ़ जाएंगे, और इसमें क्या होगा, समसूत्री विभाजन होगा, तो ये 16 का 16 रहेगा। तो इनसे जब संकरण की प्रक्रिया होगी तो 32 यहाँ मिलेंगे, ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा, ये 16 बच जाएगा, तो ये नर को बनाएगा, और ये अनिषेचित होगा, ये क्या होंगे, निषेचित होंगे ये दोनों। ठीक है। तो इस प्रकार से ये बन गया, और नीचे लिखेंगे आप, ठीक है, मधुमक्खियों में क्या लिखेंगे आप, जो हेडिंग था उसमें वही हेडिंग लिखेंगे आप। हेडिंग में क्या लिखेंगे, मधुमक्खियों में लिंग निर्धारण। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, लिखेंगे, ठीक है, अगला क्वेश्चन ये रहा, मैंने आपको 3 नंबर का वो भी सॉल्व करा दिया। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है, ये क्वेश्चन को, ठीक, ये वाला क्वेश्चन। तो ये वाला जो क्वेश्चन कह रहा है, इसकी अगर हम बात कर लें, ठीक है, कह रहा हार्डी बीनवर्ग का, ठीक है, समायता को प्रभावित करने वाले कारक, समायता को प्रभावित करने वाले कारक। तो इनके जो कारक हैं वो मुख्य रूप से, ठीक है, 5 कारक हैं। पहला उत्परिवर्तन, म्यूटेशन। दूसरा हो जाएगा तुम्हारा प्राकृतिक चयन। तीसरा हो जाएगा तुम्हारा जीन प्रवासन या प्रवाह। और चौथा हो जाएगा तुम्हारा आनुवांशिक अपवाहन। और पांचवा हो जाएगा आपका, ठीक है, पुनर्संयोजन। ये इसके कारक पूछे जाएंगे, याद रखिएगा, हार्डी बीनवर्ग के। तो मैंने सारे के सारे कारक बता दिए। तो ये 3-3 नंबर का टोटल आपके 12 नंबर के ये क्लियर हो गए। कितने नंबर के, 12 नंबर के। ठीक है, फिर मिलेंगे नए वीडियो में नए तरीके से नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने टॉपिक को अच्छे तरीके से पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।